Hello everybody, my name is Vidur Sharma and I welcome you all on the EduMentors YouTube channel. So in today's video, I will be discussing about general tests. जो CUET जनरल टेस्ट है आपको उसका इंपॉर्टेंस पता ही है दैट CUET जनरल टेस्ट आपको BMS, PB, BFIA जैसे कोर्सेज के लिए एलिजिबल बनाता है. CUET का जनरल टेस्ट आपको वोकेशनल प्रोग्राम के लिए एलिजिबल बनाता है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए एलिजिबल बनाता है. तो आज इस पर्टिकुलर सेक्शन में मैं डिस्कस करूंगा PYQ जनरल टेस्ट का. प्रिसाइजली मैं फोकस रखूंगा जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पर. ये सेशन आपको हेल्प करेगा एक तरीके से जनरल टेस्ट का जीके सेक्शन डायग्नोज करने में, क्योंकि 90% बच्चों को ये रहता है कि यार जीके में क्या पढ़े, देयर इज एनीथिंग अंडर द सन कैन बी आस्क्ड. पर ऐसा नहीं होता. इट इज अ स्पेसिफिक सिलेबस. किस नेचर के क्वेश्चंस आते हैं तो ये मैं डिस्कस करूंगा. 2022 में जो सीयूईटी हुआ था उसी का ऑफिशियल ये पेपर है जो कि एनटी की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है एंड आई विल डिस्कस दैट. राइट. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. तो अब आप फर्स्ट क्वेश्चन देखो जो आपकी स्क्रीन पर गिवन है. द वेरी वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. लेट मी यस, आई होप दिस इज विजिबल टू एवरीवन. तो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ जनरल टेस्ट जो जीके का है, इसमें प्रिसाइजली पहले चलो हम थोड़ा सा डिस्कस भी कर लेते हैं पैटर्न के बारे में. आई एम कंसीडरिंग एवरीबडी इन दिस क्लास जिससे जनरल टेस्ट के बारे में बिल्कुल बेसिक से ताकि वो समझ पाए. तो जनरल टेस्ट आपको पता है दैट इन द एंटायर जनरल टेस्ट देयर आर टोटल 60 क्वेश्चंस. आउट ऑफ दैट 60 you have to attempt 50 questions and these 50 questions you have to attempt in 60 minutes. तो बेसिकली 1 घंटे का ये पेपर है. इसमें 60 क्वेश्चन आएंगे और 60 क्वेश्चन में से आपको करने कितने हैं, 50 क्वेश्चन. ये 60 क्वेश्चन आपके बेसिक क्वांटिटेटिव टेक्निक, नंबर सिस्टम इन सबसे होंगे, जिसमें 20 क्वेश्चन आपके होंगे लॉजिकल रीजनिंग के, जिसमें वर्बल नॉन वर्बल दोनों होगा, और आपके 20 क्वेश्चन होंगे जीके एंड करंट अफेयर्स. तो आज के इस वीडियो में आई विल बी प्रिसाइजली डिस्कसिंग दैट. क्योंकि जनरल टेस्ट में अगर आपने जीके में कमांड कर लिया, करंट अफेयर्स में कमांड कर लिया, तो आप ये समझो दैट यू कैन एबल टू अटेम्प्ट आप 20 क्वेश्चन सिर्फ 5 मिनट में सॉल्व कर सकते हो. राइट. तो जो भी बच्चे ऐसे होते हैं जिनका एप्टीट्यूड थोड़ा वीक होता है, तो उन्हें जनरल टेस्ट में ये प्रॉब्लम आ रही है कि सर हम 60 मिनट में क्या 60 क्वेश्चन कर पाएंगे, 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि आपको 60 क्वेश्चन पढ़ने भी है जिसमें आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं. तो जीके एक बहुत अच्छा ऑप्शन है. अगर आपने जीके को कमांड कर लिया देन यू कैन अटेम्प्ट अराउंड 20 क्वेश्चन इन जस्ट 5 मिनट्स. क्योंकि जीके में द बेस्ट पार्ट इज द मोमेंट यू रीड यू गेट द आंसर. और पढ़ना क्या है वो भी मैं आप समझाऊंगा इसी सेशन में जब मैं डिस्कस करूंगा. तो स्टार्ट करते हैं सेशन को. बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन होने वाला है. तो अब आप देखो फर्स्ट क्वेश्चन है. ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है जो जीके का है, मैं जीके के क्वेश्चंस को सिर्फ कवर करने वाला हूँ यहाँ पर. तो आप देखोगे ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है एक्ट्रेस इन द मॉडल हरनाज सिंधु को क्या क्राउन मिला था 2021 में. तो आपको पता है, ठीक है, ये मिस यूनिवर्स बनी थी. तो अब अगर मैं एक एस्पिरेंट हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ जिसे सीयूईटी का 2024 वाला एग्जाम देना है, तो मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए पीवाईक्यू देख के? मेरे दिमाग में आना चाहिए कि यार अगर 2022 में पूछा है, हो सकता है 2024 में भी पूछ ले. तो क्या 2024 में कोई मिस यूनिवर्स बनी है अभी तक? अभी तक तो नहीं बनी. पर हाँ, 2024 में भी रिसेंटली ना मिस वर्ल्ड जरूर बनी है. राइट. तो क्या मुझे 2024 की मिस वर्ल्ड का नाम पता है? तो नहीं पता तो लिखो. राइट. क्रिस्टियाना प्रिस्कोवा. तो क्रिस्टियाना प्रिस्कोवा is 2024 Miss World and she is from Czech Republic. There is one European country called as Czech Republic. Czech Republic की है. तो जहां से मुझे एक रिलेशन समझ में आया किस तरह के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं. अवार्ड्स, ऑनर्स, ये टॉपिक भी गिवन है. राइट. तो याद रखना क्रिस्टियाना प्रिस्कोवा, she recently became Miss World 2024 and she is from Czech Republic, one small European country. ठीक है. ये हमने क्वेश्चन देखा. तो एक क्वेश्चन कहां से मिला हमें? हमें मिला ये क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स से. मूविंग फॉरवर्ड अगला क्वेश्चन देखते हैं जीके का. दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो
क्यूए टेक्निक के हो गए, ट्रायंगल, ये सब कोडिंग डिकोडिंग हो गया। वो जो और फैकल्टीज हैं क्यूए वाले, रीजनिंग वाले, ठीक है, वो सब डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पर सिर्फ जीके पर फोकस करूंगा, राइट। ये जीके स्पेसिफिक आपका सेशन होने वाला है। तो अब देखो, एक क्वेश्चन ये आया, दिस इज अगेन फ्रॉम द जीके एंड करंट अफेयर्स। अब ये क्वेश्चन भी क्या है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। पूछा है, हु इज द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस। तो आपको पता होगा, जो इंडिया के फर्स्ट आर्म फोर्सेस के चीफ बने थे, वो थे आपके जनरल विपिन रावत। और अनफॉर्चुनेटली उनकी एक हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हो गई। तो ये एग्जाम में उस टाइम इसलिए पूछा गया था, एग्जाम में क्वेश्चन, राइट। लेकिन जैसा मैंने बोला, अगर मैं एक एस्पिरेंट हूं तो मुझे क्या पता होना चाहिए। चलो, मुझे फर्स्ट नहीं पता, क्या मुझे करंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में पता है? तो याद रखना है दैट दिस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पोस्ट, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1919, और 2020 से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पोस्ट फंक्शनल है, जिसमें कि इंडिया के जो फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने थे, वो बने थे आपका जनरल विपिन रावत। एंड दिस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ is first among the equals among the Indian armed forces. आर्मी जनरल, नेवी जनरल की तरह ही ये 4 स्टार जनरल होते हैं। बट जो हमारे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बना के रखती है ये पोस्ट। और प्रेजेंटली जो हमारे इंडिया की चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, वो है आपके लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, राइट। तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, ही इज द करंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, एंड दिस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ directly report to defense minister, directly report to president, directly report to prime minister. This point you have to remember, right? तो ये आपने पुराने बैंक क्वेश्चन से, पुराने IQ से हमने देखा कि क्या प्रोबेबल क्वेश्चन 2024 में भी आ सकता है। ऑप्शन में देखोगे ना, तो ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा फील्ड मार्शल KM करियप्पा। He is also one of the important personality related to defense because he was our first army chief, राइट। सो फर्स्ट इंडियन आर्मी चीफ आपके कौन थे? KM करियप्पा। और इसीलिए 15 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं आर्मी डे, बिकॉज 15 जनवरी 1949 को KM करियप्पा ही टुक द चार्ज ऑफ इंडियन आर्मी, राइट। तो अभी आपने एक मूवी देखी होगी, सैम मानिक शॉ, राइट। तो सैम मानिक शॉ भी फील्ड मार्शल से। इंडिया में अभी तक सिर्फ 2 ही फील्ड मार्शल रहे हैं, सैम मानिकशॉ एंड KM करियप्पा। तो हमने ऑप्शन से यहाँ हमने एक क्वेश्चन और अपना प्रिपेयर कर। Let's move forward to the other questions. I hope you are understanding what I am trying to tell you, कि हम PYQ से कैसे अपना आने वाला पेपर ठीक कर सकते हैं। हमें एग्जाम का नेचर पता चलेगा, पैटर्न पता चलेगा, हमें पता चलेगा किस तरह के क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने। अब आप देखो, एक क्वेश्चन यहाँ पे अगेन हमें देखने को मिलता है। हालांकि ये ऐसा क्वेश्चन है, जब ये आया होगा उस साल के पेपर में, तो जितने बच्चे जिन्होंने जनरल टेस्ट अटेम्प्ट किया होगा, सबने ठीक करा होगा। नीरज चोपड़ा इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स, है ना। तो सबको पता है नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो से एसोसिएटेड है। और जब उन्होंने टोक्यो में गोल्ड मेडल जीता था, तब से हम 7 अगस्त हर साल जैवलिन डे भी बनाते हैं, उस इवेंट को याद रखने के लिए, बिकॉज ही इज द इंडियाज फर्स्ट एथलीट टू वॉन अ गोल्ड इन द ओलंपिक्स, राइट। पर यहाँ भी कोई स्पोर्ट्स पर्सनालिटी न्यूज में है इस साल? बिल्कुल पर्सनालिटी न्यूज में है, एंड ही इज रोहन बोपन्ना। हालांकि बहुत लोग न्यूज में रहते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड, बट 90% लोगों को IPL के अलावा कुछ पता ही नहीं होता, राइट। सो रोहन बोपन्ना, इनसे रिलेटेड इस साल एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज ये 41 ईयर्स के हैं और इंडियन है, और इन्होंने इस साल डबल्स कैटेगरी में जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो प्रोबेबल क्वेश्चन बनता है 2024 के लिए, किस गेम से एसोसिएटेड है? ऑब्वियसली टेनिस से एसोसिएटेड है। तो याद रखना, रोहन बोपन्ना, अगेन अ प्रोबेबल क्वेश्चन। तो मैंने आपको समझाया कैसे अगर स्पोर्ट्स का 2022 में क्वेश्चन आया था, तो 2024 में स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकता है। चलते हैं आगे, चलते हैं। जल्दी जल्दी से मैं 20 क्वेश्चन आपको डिस्कस कराऊंगा, और मैं आपको
क्लास का, जो क्लास में आपको असाइनमेंट प्रोवाइड होते हैं, सबका रिलेवेंस समझ में आएगा फिर आपको कि क्लास में हम असाइनमेंट जब करते हैं, बैक क्वेश्चन जब हम लगाते हैं, तो क्यों वो जरूरी होते हैं टॉपिक्स पढ़ना, राइट। आपको वो रिलेवेंसी समझ में आएगी। अगेन सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है, फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड। तो आपको पता है इंडिया में एक बैंक है जो कि 1982 में बना था, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, राइट। नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, इट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम। तो इस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं, आरबीआई, नाबार्ड, सेबी, इस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में कभी भी पूछे जा सकते हैं। तो जब भी आप ऐसे टॉपिक्स पढ़ोगे, मेक श्योर यू रिमेंबर द ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, यू रिमेंबर द हेडक्वार्टर्स ऑफ दीज पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो उससे बहुत हेल्प मिलती है, प्रोबेबल क्वेश्चन आ ही जाते हैं। आते हैं आगे टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे जीके का क्या मिला इस एग्जाम में। देखो, ये बहुत सिंपल, समाधि स्थल एंड पर्सन एसोसिएटेड विद इट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। और दिल्ली में जो बच्चे रहते हैं, बीइंग लिविंग इन दिल्ली, तो ये तो अपनी जगह ऐसी भी होंगे, आदमी पर्सनली विजिट की होंगी, कभी स्कूल की पिकनिक गई होगी, है ना। तो ये क्वेश्चन ऐसा है, बिल्कुल जनरल अवेयरनेस, इसके लिए बुक की भी जरूरत नहीं है। जस्ट अगर आप दिल्ली में हल्का सा घूमे हो, तब भी आपको समझ में आ जाता है कि भाई राजघाट कहाँ है, एकता स्थल कहाँ है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखो, पहला, और मैचिंग का क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन देखो, लिखा है एकता स्थल किस पर्सन से एसोसिएटेड है। अगर आपको ये पता है कि एकता स्थल आपका यानी जेएल सिंह, जो कि इंडिया के 7th प्रेसिडेंट भी थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनसे एसोसिएटेड है, राइट। तो आप देखोगे एक ही ऑप्शन है, ए का 4 वाला, राइट, दिस ऑप्शन। बाकी सारे ऑप्शन अपने आप अलाइन है। तो कई बार मैचिंग क्वेश्चन में ना हमेशा ध्यान रखना है, कई बार क्या होता है, एक पता होने से हमारा पूरा आंसर ठीक हो जाता है, लेकिन 90% बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ा, अरे यार ये तो आता नहीं, आगे चलेगा। सो अगेन हियर आई एम एम्फसाइजिंग वन मोर थिंग, कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन को छोड़ के मत आना, एटलीस्ट पढ़ के जरूर आना। जब आप पढ़ोगे ना, कई बार ऑप्शन इतने बेकार होते हैं, इतने इजी ऑप्शंस होते हैं, हम ऑप्शन से आंसर डिड्यूस कर लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे करा। बस मुझे एकता स्थल पता है, जो कि ज्ञानी जैल सिंह, जो इंडिया के 7th प्रेसिडेंट थे, उनसे एसोसिएटेड है। ए का 4 मेरा एक ऑप्शन में बनता है, तो ए का 4 से हम सारा काम कर सकते हैं, राइट। उसके बाद आप लगा लगा सकते हो, विजय घाट इज रिलेटेड टू लाल बहादुर शास्त्री, वीर भूमि इज रिलेटेड टू राजीव गांधी, शांति वन इज एसोसिएटेड विद जवाहरलाल नेहरू। अब जैसे अगेन, अगर किसी को एकता स्थल नहीं पता, तो किसी को अगर शांति वन तो पता ही होगा, जवाहरलाल नेहरू। टी का भी एक ही ऑप्शन, टी का वन, समझ रहे हो। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने हैं। इट इज नॉट एवरी टाइम अबाउट नॉलेज टू क्रैक द एग्जाम। नॉलेज से ही अगर एग्जाम क्रैक होने होते हैं ना, तो जो भी इतने लोग हैं नॉलेजेबल, सब अच्छे कॉलेज में होते हैं आज। वहां पर प्रैक्टिकल नॉलेज जरूरी होती है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जरूरी होती है, प्रैक्टिकल रीजनिंग जरूरी होती है, तो वो आपको प्रैक्टिस से ही आएगी, राइट। प्लीज अंडरस्टैंड दीज पॉइंट्स, जो मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आते हैं आगे टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी व्हाट्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन सेज। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मैं इस पूरे पेपर को डिस्कस करूंगा, एंड आई विल कीप दिस एक्सरसाइज इन अ कंटिन्यूअस मोड। मैं आगे भी इस तरह से आपको एटलीस्ट पीवाईक्यू सारे डिस्कस कराऊंगा, वेदर इट इज इन क्लास और थ्रू द यूट्यूब मीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कहता है, ताकि आपको एक रिलेशन बिल्डअप कर सको। आप देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज फ्रॉम पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन बोलता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडिंग कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट हैज नो मेंबर फ्रॉम राज्यसभा। आपको पता है इंडिया में दो हाउसेज है, राज्यसभा, लोकसभा। पूछ रहा है जहां ऐसी कौन सी कमेटी है जिसमें राज्यसभा से कोई मेंबर नहीं होता। पब्लिक अकाउंट कमेटी, उसमें तो होता है। एस्टिमेट्स कमेटी, यस, एस्टिमेट्स कमेटी में राज्यसभा से कोई मेंबर नहीं होता। इसमें जो टोटल आपके 31 मेंबर्स होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, वो सारे के सारे लोकसभा से होते हैं, राइट। दिस पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड। दिस एस्टिमेट्स कमेटी का काम क्या होता है, इसका काम होता है टू एस्टिमेट द बजट, राइट। पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसमें राज्यसभा से भी लोग होते हैं, लोकसभा से भी लोग होते हैं। कमेटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग, अगेन मेंबर फ्रॉम दी बोथ द हाउस, बट एस्टिमेट कमेटी ओनली हैव मेंबर फ्रॉम लोकसभा, नॉट फ्रॉम
राज्यसभा। इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसीलिए आप देखोगे जो असाइनमेंट नंबर 1 है वो पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का है, और उसमें आप देखोगे इस तरह के क्वेश्चंस असाइनमेंट नंबर 1 में आपको मिलेंगे जब आप क्लास में उसे सॉल्व करोगे, राइट। सो ये आपको बताना इसलिए जरूरी था ताकि आप एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस को देख पाओ। असाइनमेंट का रिलेवेंस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ PYQ के थ्रू, ताकि आपको पता चले अच्छा यार आता इसी तरह का क्वेश्चन है ना। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। Which of the following date वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सेलिब्रेटेड। एक क्वेश्चन फेमस डेज पे जरूर आएगा, हर एक सेट में एक क्वेश्चन डेज का जरूर आता है। आपको कुछ नहीं करना, जैसे मैं करंट अफेयर्स में बताता हूँ 20-25 डेज याद कर लो, एक क्वेश्चन फिक्स हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, एवरीबॉडी नो 5 जून वो हम मनाते हैं वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, राइट। दिस पॉइंट आल्सो यू हैव टू रिमेंबर। अभी आपने बताया 22 मार्च गई है, 22 मार्च को हमने बनाया वर्ल्ड वाटर डे। वाटर डे बनाया हमने कब? 22 मार्च, राइट। दिस पॉइंट आल्सो यू हैव टू रिमेंबर। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या बोलता है। मूविंग फॉरवर्ड, सारे जीके वाले क्वेश्चंस मैं आपको कवर कराऊंगा इस पे, इस सेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सी हैज हाईएस्ट सैलिनिटी इन द, कौन सा ऐसा सी है जिसकी हाईएस्ट सैलिनिटी है, राइट। डेड सी, ब्लैक सी, रेड सी, मेडिटेरियन सी। तो जो भी सी एनक्लोज्ड होता है जहां पे इवेपोरेशन ज्यादा हो रही है, कोई न्यू वाटर बॉडी ऐड नहीं हो रही, ट्रॉपिक रीजन पे है, जनरली वो सीज क्या होते हैं, आपको वहां सैलिनिटी ज्यादा मिलेगी, वाटर में सॉल्ट कंटेंट ज्यादा मिलेगा। इन दीज गिवन ऑप्शन डेड सी, डेड सी की आपकी सबसे ज्यादा सैलिनिटी होती है। अगर आप डेड सी का लोकेशन भी देखोगे ना, तो इसका लोकेशन भी बहुत स्ट्रैटेजिक है। आपने अभी देखा होगा इसराइल फिलिस्तीन इशू चल रहा है, तो एक जगह है फिलिस्तीन की वेस्ट बैंक, राइट, वेस्ट बैंक, इसराइल, राइट, एंड जॉर्डन, देयर इज वन कंट्री कॉल्ड एज जॉर्डन। तो ये जो डेड सी है, ये इन तीन कंट्रीज के बीच में आपका एक तरीके से अपना बॉर्डर शेयर करता है, एंड इट इज द हाईएस्ट सैलिनिटी सी, सलाइन सी ऑफ द वर्ल्ड। सो डेड सी इज द राइट आंसर हियर। तो डेड सी याद रखना, इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा सलाइन सी कौन सा है, राइट। सो इस तरह के क्वेश्चन, सुपरलेटिव टाइप ऑफ क्वेश्चन यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द अदर क्वेश्चन। आगे देखते हैं आगे जीके का कौन सा क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है। ये तो खैर आपका रीजनिंग हो गया। यस, अगेन दिस क्वेश्चन, लेट्स सी। नेक्स्ट टू बैक टू बैक क्वेश्चंस आर फ्रॉम जीके ओनली। क्वेश्चन है which organization publish human development index report। HDI रिपोर्ट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है, राइट। HDI रिपोर्ट, तो HDI रिपोर्ट यू नो इट इज पब्लिश्ड बाय UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, राइट। UNDP established in the year 1965। it has headquarter in न्यूयॉर्क सिटी। एक ऑप्शन में यूनेस्को भी है, यूनेस्को के बारे में भी ध्यान रखना है। 1945 में यूनेस्को स्टैब्लिश हुआ था, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर पेरिस में, याद रखना है। IMF ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के बाद 1944 में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड स्टैब्लिश हुआ था, राइट। यूएसए में हेडक्वार्टर है। यूनिसेफ, राइट, यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड एजुकेशन फंड, ठीक है। ये सारी बॉडीज आप देखोगे बाय एंड लार्ज 45 के बाद ही, जो वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी ना, ऑलमोस्ट उसके बाद ही स्टैब्लिश हुई, राइट। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसके हेडक्वार्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए देखोगे जो जीके की बुक है उसमें जो मैंने लास्ट के पेजेस हैं, उसमें यू विल फाइंड सम टेबल्स रिलेटेड टू इट। सो अब जैसे फ्री टाइम है, ट्राई टू लर्न देम। इसमें भी अगेन आप 15-20 एंट्रीज याद कर लो, आपके वहां पे एक दो क्वेश्चन पक्का ठीक हो जाए, राइट। अगेन मूविंग फॉरवर्ड, आगे चलते हैं आप, आगे चलते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पेनिसिलियम इज ए, अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखो जो बच्चे होते हैं वो कहते हैं सर हमें साइंस की, जनरल साइंस भी पढ़नी होती है क्या। तो अगर आप देखोगे असाइनमेंट 4 जो है, असाइनमेंट 4 में जनरल साइंस का स्पेसिफिकली वेटेज दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है? क्योंकि क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो पेनिसिलियम आपको पता है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम आपने सुना होगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, राइट।
जिन्होंने एंटीबायोटिक स्टैब्लिश करी थी, मतलब एक तरीके से इन्वेंट करी थी एंटीबायोटिक्स, और इसमें यूज किसका हुआ था? बैक्टीरिया का, राइट? तो पेनिसिलियम, एंटीबायोटिक्स, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। तो बात है ना, फेमस इन्वेंटर्स, डिस्कवरीज, ये टॉपिक होता है, तो वहां से ये क्वेश्चन आपका देखने को मिल गया हमें। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सारे क्वेश्चन मैं डिकोड कराऊंगा आपको। अब देखो ये क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया, इकोनॉमी का रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग which one of the following the correct sequence in the decreasing order of contribution of different sources to the GDP in India? डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ रहा है, ठीक है, यानी कि बड़े से छोटा। अब ये क्वेश्चन है, इसका ना यूनिवर्सल आंसर नहीं होता। अगर ये यहाँ पे बोल देता ना इन इंडिया ड्यूरिंग 1950, तो आंसर चेंज हो जाता। लेकिन इसने ओपन एंडेड पूछा हुआ है, तो इस ऐसे क्वेश्चनों को अमेंडेड करेंगे 2024 के नेचर से। आपको पता है इंडिया इस टाइम सर्विसेज सेक्टर की तरफ ड्रिवन है ना? सर्विस सेक्टर इंडिया में जीडीपी कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो सबसे पहले तो सर्विसेज ही आएगा। अब सर्विसेज दो ऑप्शन में है, और आपको ये पता है कि प्राइमरी सेक्टर में वर्कफोर्स ज्यादा है पर जीडीपी कंट्रीब्यूशन सबसे कम है। तो प्राइमरी एग्रीकल्चर हो जाएगा सबसे कम, तो आंसर आ जाएगा हमारा ए। लेकिन ये यूनिवर्सल आंसर नहीं है, ये डिपेंड करता है किस नेचर पे पूछा है। अगर पूछता वो 1950 के टाइम क्या नेचर था, तो उल्टा था, है ना? बाद में हम सर्विसेज की तरफ डेवलप हुए हैं। तो अगेन ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा रीजनिंग लगानी है, कॉमन सेंस लगाना है। तो जीके में भी आप कॉमन सेंस से आंसर ठीक कर सकते हो, बट एज यू नो कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। चलते हैं आगे, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में सिंपल कंट्रीज पूछी हैं और कैपिटल पूछी है। तो आपके दिमाग में तो आ रहा होगा कि क्या सर इतनी सारी कैपिटल्स कंट्री याद करेंगे क्या? लेकिन आप इसमें भी नोटिस करो, ये सारी वो कंट्रीज हैं जो करंट अफेयर्स में चल रही, क्योंकि ये पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं 2022 का। आपको याद हो 2022 में ही रशिया यूक्रेन स्टार्ट हुआ था, तो यूक्रेन ऑप्शन में है। आपको पता है 2022 में श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस बिल्डअप हुआ था, श्रीलंका ऑप्शन में है। तुर्की ने अपना नाम बदला था, तुर्की ऑप्शन में है। पोलैंड जो यूक्रेन से बॉर्डर बनाता है वो ऑप्शन में है। और आपको याद होगा जब इंडिया में जब यूक्रेन क्राइसिस स्टार्ट हुआ, तो इंडिया ने इंडियंस को, इंडिया जो इंडियंस यूक्रेन में थे, हमने उन्हें वापस लेके आए थे, तो हम उसे पोलैंड के थ्रू लेके आए। आप देखो वो सारी कंट्रीज पूछी गई हैं जो कि करंट में थी। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? तो यहाँ से आपको आराम से आंसर मिल जाएगा। यूक्रेन, काइव, श्रीलंका, कोलंबो। हालांकि श्रीलंका की एक्चुअल कैपिटल श्रीवर्धनापुट्टे है, श्री जयवर्धनापुट्टे, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में कोलंबो से हम जाएंगे। तुर्की अंकारा, है ना? पोलैंड वॉर्शो, वॉर्शो पैक्ट भी था एक बहुत फेमस। पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कंट्रीज और सिटीज भी वो पूछी जाती हैं जो न्यूज में चल रही हैं। जैसे आजकल हेती चल रही है न्यूज में, है ना? ओमान चल रहा था न्यूज में, यूएई न्यूज में है। तो आप सब कुछ नहीं पढ़ना होता, आपको बस अवेयर रहना, आपका वहां से काम हो जाएगा, ठीक है? दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। आते हैं आगे, आते हैं आगे टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन देखो पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चन है ना, अच्छे खासे डेप्थ वाले क्वेश्चन है, राइट? पॉलिटी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिल मस्ट बी पास्ड बाय द ईच हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट सेपरेटली बाय स्पेशल मेजॉरिटी? कौन सा बिल है जिसमें दोनों हाउसेस से पास होने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए? मनी बिल के लिए चाहिए? नहीं चाहिए भैया। मनी बिल में राज्यसभा पे तो पावर ही नहीं होती, तो वहां स्पेशल मेजोरिटी राज्यसभा की तो हमें चाहिए ही नहीं। फाइनेंस मनी बिल, और हमें गिवन कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 110 में गिवन है। फाइनेंस बिल, फाइनेंस बिल में चाहिए? नहीं, फाइनेंस बिल में भी राज्यसभा पे लिमिटेड पावर्स होती हैं, है ना? ये बिल भी पहले लोकसभा से इनिशिएट होता है, ठीक है? ये बिल भी आपको गिवन है आर्टिकल 117 में, राइट? यहाँ पर भी नहीं चाहिए। ऑर्डिनरी बिल जो कि आर्टिकल 107 108 में गिवन है, यहाँ पर चाहिए? नहीं, यहाँ पर तो सिंपल मेजोरिटी से भी काम हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, जो कि गिवन है आर्टिकल 368 में। तो यहाँ पे मैंने आपको आंसर भी बताया, प्लस मैंने जो आपको एड ऑन इन्फॉर्मेशन दी। दिस इज मे बी ये क्वेश्चन आ जाए एग्जाम, राइट? मूविंग फॉरवर्ड, चलते हैं आगे, आगे चलते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा कौन सा है जीके का। अब ये क्वेश्चन देखो आ गया, जैसे मैंने अभी पेनिसिलियम वाला क्वेश्चन बताया, बैक्टीरिया वाला, वो जनरल साइंस का क्वेश्चन था। ऐसी एक जनरल साइंस का क्वेश्चन आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। एट हिल स्टेशन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर विल बी। आपको पता है कि
बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और आपको ये भी बताया कि हिल्स में जितनी हाइट बढ़ेगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा। इसीलिए आपने देखा है ना, हिल्स वगैरह पे, माउंटेन्स में प्रेशर यूज किया जाता है। वहां पे अगर आपको दाल बनानी है, पोटैटोज वगैरह बॉईल करना है, तो यू नीड प्रेशर कुकर। आप ऐसे सिंपल बाउल में नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। तो क्वेश्चन यही पूछा है, यहाँ से तो आप आंसर निकाल लोगे। तो हिल्स पे क्या है, आप अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, लेस देन द सी लेवल होगा ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? और यहाँ से आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करा जाता है, बैरोमीटर। बैरोमीटर याद रखना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज करा जाता है ना। अब ये क्वेश्चन थी, जब मैंने जैसे बोला असाइनमेंट नंबर 4, इसमें जनरल स्टडीज से रिलेटेड, जनरल साइंस से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, वो आपको ध्यान रखना है, उसे इजीली नहीं लेना। तो हर एक जो असाइनमेंट है उसकी जो एक तरीके से मेकिंग है ना, वो एग्जाम ओरिएंटेड है। तो मेरा आपसे ये हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज गिव इक्वल रिस्पेक्ट टू ईच सब्जेक्ट। डोंट कस्टमाइज द सब्जेक्ट एज पर योर वे, कि मुझे तो ये अच्छा लगता है यही पढ़ेंगे। ऐसे पढ़ने से हो सकता है आप नॉलेजेबल बन जाओ बहुत, पर आपका एग्जाम नहीं क्रैक होगा। एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको सबको एक बराबर का वेटेज देना पड़ेगा। तो हर एक सब्जेक्ट का, हर एक टॉपिक का जो इम्पोर्टेंस है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। आते हैं आगे। एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे भी मिल रहा है हमें जीके का, जो कि एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और ये कहाँ से आया है? ये हिस्ट्री से आया है। और हिस्ट्री के किस पार्ट से? सोशो रिलीजियस मूवमेंट वाले पार्ट से। लेकिन ये क्वेश्चन भी आप देखोगे तो आपको लगेगा यार मैचिंग करा रहा है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस आप देखो, ब्रह्मो समाज सबको पता होता है बचपन से, राजा राम मोहन रॉय, सती प्रथा खत्म करना, राइट, एबॉलिशन ऑफ सती, मोनोथीज्म, राजा राम मोहन रॉय, ब्रह्मो समाज। तो आप देखो फर्स्ट का 3, एंड यू विल फाइंड फर्स्ट का 3 इन 2 ऑप्शंस। तो आपको ये पता चल गया कि यार ए और बी तो नहीं है ना। सत्य शोधक समाज, ज्योतिबा फूले, बी का 4, बी का 4 है। आपने 2 ऑप्शन से आंसर मैच करा दिया। अगर आपको यंग मूवमेंट, हेनरी वीवेंट डेरोजियो के बारे में पता भी नहीं है, एक यंग बंगाल मूवमेंट हुई थी, हेनरी वीवेंट डेरोजियो ने शुरू करी थी 1826 में। अगर आपको इसके बारे में पता भी नहीं है, डजंट मैटर। आपको 2 ऑप्शन बताए, यू फाइंड द आंसर। तो एज आई से, डोंट स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन। सिर्फ सुपरफिशियली पढ़ा और छोड़ दिया नहीं, प्लीज गो थ्रू द ऑप्शंस आल्सो। आपको बहुत आंसर्स मिलेंगे वैसे, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिंपल हेडक्वार्टर का क्वेश्चन आया है। सिंपल पूछ रहा है दैट हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई इज सिचुएटेड। सबको पता है आरबीआई एक्ट कब आया था, हिल्टन यंग कमीशन क्या था। जो मैं से क्लासेस दे रहे हैं, मैं हर बार बताऊंगा आपको, इस तरह के क्वेश्चन को बाय डिफॉल्ट आपके ना ब्लड में आ जाने चाहिए, है ना। सो आंसर इज इन मुंबई। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कहता है। हु इज द चेयरमैन ऑफ 15 फाइनेंस कमीशन? 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है? अब देखो, 15 फाइनेंस कमीशन उस साल पूछा, अब पूछ सकते हैं जो 16 फाइनेंस कमीशन अभी बना है उसके चेयरमैन कौन बनने वाले हैं। तो जो 16 फाइनेंस कमीशन है उसके चेयरमैन अभी रिसेंटली बने हैं, जो पहले वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं नीति आयोग के, अरविंद पनगरिया। ये वाइस चेयरमैन भी, प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं नीति आयोग के। तो पहले नीति आयोग में इन्होंने काम किया है, और अब ये 16 फाइनेंस कमीशन बने हैं हमारे इंडिया के। याद रखना, फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट कौन करता है अगर ये क्वेश्चन आए, तो फाइनेंस कमीशन इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और फाइनेंस कमीशन का जिक्र आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 280 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस तरह के अपॉइंटमेंट के क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए, ठीक है। देख रहे हो, रख सिंपल अपॉइंटमेंट्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, सब कुछ नहीं पढ़ना। देखो, एक मैंने हेडक्वार्टर का क्वेश्चन पहले समझाया, अब देखो एक हेडक्वार्टर का क्वेश्चन ये आ गया, एक आरबीआई का क्वेश्चन आया उसमें भी हेडक्वार्टर पूछा। तो अगर आप सिंपल मेजरली हेडक्वार्टर, उसके ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, ये भी पढ़ लोगे ना, आपके 3 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन बोलता है द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूएचओ इज सिचुएटेड, एवरीबॉडी नो, जिनेवा। और डब्ल्यूएचओ से एक बार और याद रखना, 7 अप्रैल
1948 को WHO बना था, इसीलिए हर साल हम क्या करते हैं, 7 अप्रैल को बनाते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे, क्योंकि डे के क्वेश्चंस भी आते हैं ना। तो वर्ल्ड हेल्थ डे इज एसोसिएटेड विद WHO, इट इज अ यूनाइटेड नेशन फॉर्म बॉडी, प्लीज रिमेंबर दैट। ये क्वेश्चन आपने करा। आते हैं आगे टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये तो रीजनिंग के हो गए, फिर देखो ये जीके का आया। द डीपेस्ट ओशन ट्रेंच इज लोकेटेड इन, तो आपको पता है मारियाना ट्रेंच वर्ल्ड डीपेस्ट ट्रेंच है, फिलीपींस के पास आपको देखने को मिलेगी, एंड इट इज इन पैसिफिक ओशन, राइट। दैट्स व्हाई पैसिफिक ओशन इज कॉल्ड एज द डीपेस्ट सी, डीपेस्ट ओशन। इंडियन ओशन की डीपेस्ट ट्रेंच है जावा ट्रेंच। जावा ट्रेंच जो है ना, वो बेसिकली इंडियन ओशन का डीपेस्ट पॉइंट, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। चलते हैं आगे टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे देखते हैं। समझ पा रहे हो ना, इतना टफ नहीं होता, पर हमें हमें लगता है अरे सर क्या पढ़ना है जीके में। और बेस्ट पार्ट, जैसे मैंने बोला जीके का, जीके आपने प्रिपेयर करी 5 मिनट में 20 क्वेश्चन कर लोगे आप, इतना टाइम। और सब्जेक्ट पे आप कितना भी इजी आ जाए वहां पे पेपर, आपको वहां पे टाइम कंज्यूम होता ही है, पर जीके इज द ओनली सब्जेक्ट जहाँ पे इट गिव्स मैक्सिमम रिजल्ट। ऑब्वियसली सिलेबस थोड़ा ज्यादा आप समझ सकते हो, पर 5 मिनट में यार 15-20 क्वेश्चन ना किसी और सब्जेक्ट में आप नहीं कर सकते। दिस अ ब्यूटी, नो टू डिवेल मोर टाइम फॉर द जीके। तो मैं यहाँ पे आपको ये ट्रिक समझा रहा हूँ कैसे आप कम पढ़ के ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो वहां पर। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कनेक्शन कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, राइट। अब देखो, सबको पता है, आप सब यूज करते हो 1 TB, 1 TB, सिंपल क्वेश्चन है। 1 TB किसके बराबर है, सबको पता है यार, 1000 TB के बराबर है 1 TB। ये भी कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, इतने आप डाउनलोडिंग करते हो, सब कुछ करते हो, टू डू दैट। आप तो वैसे भी जेनजी हो, इंस्टाग्राम वाली एज वाले हो, तो आपको तो मेरे से ज्यादा पता होगा ये वाले इस तरह के क्वेश्चन। देख रहे हो कितना सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है। देखते हैं आगे। Who is known as the Nightingale of India? Again, a very simple superlative question. मैं स्कूल सेशंस लेता हूँ तो मैं देखता हूँ ऑलमोस्ट हर स्कूल में सरोजिनी नायडू जी की फोटो होती है, राइट। एंड सरोजिनी नायडू was called as the Nightingale of India. She was associated with the salt सत्याग्रह also, जो सॉल्ट सत्याग्रह हुआ था उस उसमें भी एसोसिएटेड थी। She was also associated with 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट, राइट। उसके बाद ये, उससे पहले ये फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी थी टू हेड आईएनसी, आईएनसी की चेयरमैन भी बनी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, राइट, सरोजिनी नायडू। उसके बाद ये यूपी की गवर्नर भी बनी। और ये नाइटिंगेल इसलिए बोलते हैं बिकॉज आपने फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम सुना था, जो नाइटिंगेल ऑफ वर्ल्ड है, जो क्रीमिया वॉर हुई थी, तो उन्होंने शी इज कॉल्ड एज द फर्स्ट नर्स, तो उन्होंने फर्स्ट एड वगैरह प्रोवाइड कराया था सोल्जर्स को। और सेम काम सरोजिनी नायडू जी ने प्रोवाइड कराया था 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम। तो इसीलिए उनका नाम पड़ा नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, एंड द नाइटिंगेल ऑफ वर्ल्ड वाज फ्लोरेंस नाइटिंगेल, राइट। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अब जो मैंने आपको कहानी बताई ना, आप कभी सरोजिनी नायडू जी का क्वेश्चन आपको गलत नहीं होगा। आते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। which incidents led to the गांधी जी टू विड्रॉ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। आपको पता है 1920 में नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। 5 यू नो फेब्रवरी 5 फरवरी 1922 के अराउंड ये विड्रॉ हुआ था। 4 फरवरी को क्या हुआ था, चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया था यूपी के गोरखपुर में, और वहां पे कुछ वायलेंस एक्टिविटी हो गई थी, 22 पुलिसमैन को मार दिया गया था, तो गांधी जी ने इस मूवमेंट को विड्रॉ कर दिया। तो आंसर क्या होगा, चौरी चौरा एपिसोड। काकोरी मूवमेंट कौन से ईयर में हुई थी, 1925 में। जलियांवाला बाग कब हुआ था, 1919 में। यंग बांग एपिसोड कब हुआ था, जो कि यंग बंगाल मूवमेंट मैंने आपको बताई 1826 में। अभी मैंने आपको बताया ना हेनरी बेवन डेरोज लोग। तो आप देख रहे हो हिस्ट्री के, ये मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट इससे बता रहा हूँ, मे बी इस पर क्वेश्चन आ जाए आगे पीवाईक्यू से, हम ये तो डिड्यूस कर सकते हैं ना, दैट्स व्हाई, ताकि इस सेशन में आप जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ वो याद करके आगे बढ़ो। आते हैं आगे टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कहाँ पे हमारा जीके का। ओ, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन अगेन, दिस इज फॉर फ्रॉम इंडियन ज्योग्राफी।
इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है बेसिकली माउंटेन पासिस का। कुछ पासिस है और पूछ रहा है कौन से स्टेट में है। देखो आपको कुछ पता है नहीं पता, आपको इतना जरूर पता होगा, जो नाथुला पास है वो इंडिया चाइना को कनेक्ट करता है, बिकॉज नाथुला पास बीच में ना न्यूज में रहा था चाइना इशू की वजह से, एंड इट इज सिचुएटेड इन सिक्किम, राइट। तो बी का हो गया वन। बी का वन कितने ऑप्शन में है देखते हैं, दो ऑप्शन में है। और जहां पे बी का वन है वहां ए का फोर ऑटोमेटिकली है, तो ए पढ़ने की जरूरत नहीं है, माना लगाओ ए का फोर दैट इज उत्तराखंड। अब बता जोजिला और शिपकिला। शिपकिला इज इन हिमाचल प्रदेश। डी का थ्री, डी का थ्री आपको इस ऑप्शन में देखने को मिलेगा, तो आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा राइट। यहाँ पर भी अगर आपको दो पता है, यू नो टू, ऑप्शन पार्ट, या दो ऑप्शंस पता है आपको, आप पूरा आंसर डिड्यूस कर पा रहे हो। आप मैच द फॉलोइंग के सारे क्वेश्चन देखो, मैच द फॉलोइंग वाले दो ऑप्शन से पूरा आंसर हो रहा है, और कुछ क्वेश्चन तो इनफैक्ट ए से एक ऑप्शन से ही हो रहे हैं, राइट। तो इस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चनों पे जरूर ध्यान देना जो मैं आपको ये समझा रहा हूँ। पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं होती, आपको पढ़ना है और डिड्यूस करना है कि अच्छा इस ऑप्शन से बन रहा है मेरा आंसर, राइट। आ जाओ, कम पढ़ के भी आप ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हो वहां पे। ईवीएम स्टैंड्स फॉर, इलेक्शन ईयर है इंडिया में, सबको पता है ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, राइट। ईवीएम के बारे में अच्छा एक क्वेश्चन और मैं आपको बताना चाहता हूँ। फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन जिसमें ईवीएम का यूज हुआ था वो थे 2004 वाले। 2004 में जो लोकसभा इलेक्शन हुए थे फर्स्ट टाइम, उसमें ईवीएम यूज हुई थी। हालांकि ईवीएम उससे पहले भी यूज हो गई थी 1989 90s में, लेकिन वो बाई इलेक्शंस केरला में एक इलेक्शन हुए थे वहां यूज हुई। लोकसभा लेवल पर ये सबसे पहले 2004 में ही आई थी ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। यू हैव टू रिमेंबर दैट। इसी के साथ साथ आप ईवीएम के बारे में कुछ बातें और भी याद रख सकते हो। जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है उसके अंडर आपका मतलब बेसिकली इट इज अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो ईवीएम वगैरह मैन्युफैक्चरिंग करती है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, राइट। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, क्योंकि इलेक्शन ईयर है, मे बी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इनडायरेक्टली और डायरेक्टली पूछ लिया जाए। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अटॉल इज ए अटॉल। देखो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। मॉलदीव्स अभी न्यूज में चल रहा है ना, मॉलदीव्स इज एग्जांपल ऑफ द अटॉल आइलैंड। अटॉल आइलैंड का एग्जांपल है मॉलदीव। तो लक्षद्वीप इज अ पार्ट ऑफ द अटॉल आइलैंड्स। जो आइलैंड बेसिकली आप देखोगे ऐसे सर्कुलर नेचर के होते हैं ना, उन्हें जनरली हम अटॉल्स बोलते हैं। तो इज अ लेक इन द craters, a lagoon along the shore, a lake in the glacier mountain, a ring shaped island with a lagoon at the center। तो ये क्या हो जाएगा अटॉल, a ring shaped island, lagoon at the center is called as atoll। तो मैंने आपको एग्जांपल भी बताया, all these are one of the prime example of atolls, right। it is a very good question, फिजिकल ज्योग्राफी का बेसिकली क्वेश्चन है ना। पर अवेयरनेस का इससे ज्यादा है। अगर अवेयरनेस है तो आपको ये क्वेश्चन आप कर लो। आते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैथ्स हो गया। अगेन अब देखो फिर ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आ गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। विच कंट्री विल होस्ट G20 2023। तो 2023 में आपको पता है क्योंकि मैं पुराना पेपर डिस्कस कर रहा हूँ 2022 वाला, तो वो तो इंडिया ने करी है। लेकिन अब आपसे पूछ सकते हैं 2024 की G20 समिट कौन होस्ट करने वाला है। तो इट विल बी होस्टेड बाय ब्राजील, राइट। इंपॉर्टेंट है। हालांकि अब G20 जो है वो G21 हो गया है, क्योंकि जब G20 इंडिया में हुई थी तो उसमें एक हमने ग्रुप ज्वाइन किया था जिसका नाम है AU, दैट इज अफ्रीकन यूनियन। तो याद रखना, अब अफ्रीकन यूनियन इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ G20। तो अब G21 हो गया है वो टेक्निकली, याद रखोगे। चलते हैं आगे। तो हमने पुराने करंट अफेयर्स से, पुराने क्वेश्चन से हमने नया क्वेश्चन क्या प्रोबेबल बन सकता है वो भी हमने देखा। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। आगे देखते हैं क्या और जीके के क्वेश्चन हमें इस पेपर में देखने को मिल रहे हैं। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, अगेन रिलेटेड टू जनरल साइंस। क्वेश्चन बोल रहा है एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैक्सिमम। तो अगर आपने बचपन में पढ़ा है वेट क्या होता है, mg के बराबर होता है। वेट इज मास इनटू ग्रेविटी। तो जहां पर ग्रेविटी ज्यादा होगी वहां पे वेट ज्यादा होगा, जहां पे ग्रेविटी कम होगी वहां पे वेट कम होगा। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो मून पे अगर कोई जाता है तो उसका जो वेट होता है 1/6 हो जाता है, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी कम होती है ना। लेकिन ये पूछा हुआ है किसके कंटेक्स्ट में, इक्वेटर पोल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जैसे सपोज करो दिस इज आवर 0 डिग्रीज इक्वेटर, 90 डिग्रीज पोल,
We have 23 degree and a half Tropic of Cancer, 20 degree and a half North Tropic of Capricorn. तो याद रखना बेटा, पोल्स इक्वेटर्स पे ना जो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी होता है बहुत कम होता है, और पोल्स पे सबसे ज्यादा होता है। इसलिए आप नोटिस करना, जो सैटेलाइट लॉन्च होते हैं ना, वो कोशिश की जाती है इक्वेटर के बहुत क्लोजली पास में जाके लॉन्च किए जाए, क्योंकि इक्वेटर पे इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी कम होगा। इसीलिए आप देखो यूएस का नासा का जो आपका स्पेस लॉन्चिंग स्टेशन है, वो गुयाना, फ्रेंच गुयाना, इन वाली कंट्रीज में है। इंडिया ने इंडिया का जो है बिल्कुल हम साउथ की तरफ है हमारा, इक्वेटर के क्लोज, ताकि ग्रेविटी का इफेक्ट कम हो। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है मैक्सिमम कहाँ पे होगा, तो मैक्सिमम ऑब्वियसली पोल्स पे, राइट। तो बस ये याद रखना, बच्चों वाला क्वेश्चन था ये भी। देख रहे हो कितने सिंपल क्वेश्चन आते हैं, इससे आप डर जाते हो एग्जाम में। तो बस डरना नहीं है, अवेयरनेस अपनी बढ़िया रखनी है। और वहां पे आप देखो 5 20 क्वेश्चन हो गए आप। और ये जनरल टेस्ट ना, यहाँ पर आप 100% बनो, तो वो तभी बन पाओगे जब आप इस तरह से प्रिपरेशन करो। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड बाय, सबको पता है 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी। ठीक है, एंड इट वाज फाउंडेड बाय एओ ह्यूम्स। अगर एग्जाम में क्वेश्चन है वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, सो फर्स्ट प्रेसिडेंट वाज उमेश चंद बैनर्जी, राइट। तो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। अगेन दिस क्वेश्चन इज आल्सो रिलेटेड टू हिस्ट्री, लेकिन हिस्ट्री के भी मॉडर्न हिस्ट्री वाले पार्ट। अभी तक जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चन आए मैक्सिमम आर फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री, राइट। तो आपको ये समझ में इनडायरेक्टली आ जाना चाहिए कि मॉडर्न हिस्ट्री इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक टू बी कवर्ड। Now to the last question, and last question is a very good question, and this question is related to पॉलिटी। पॉलिटी के ऑलमोस्ट क्वेश्चन ना मॉडरेट से हाई लेवल के हैं, मतलब आप लोगों के लेवल पे। हालांकि जो बच्चा पॉलिटिकल साइंस का होगा उसके लिए इजी होंगे, बट दिस इज ऑफ मॉडरेट लेवल, है ना। ये नहीं पढ़े तो नहीं पता है। अब जैसे मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में अभी बताया था ना, आर्टिकल 168, तो 168 इज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो ए का हो जाएगा 3, ए का 3 आपको 2 ऑप्शन में देखने को मिलेगा, है ना। आर्टिकल 40 इज रिलेटेड टू पंचायती राज, तो बी का हो जाएगा 1, बी का 1 हो गया, ये भी ये बी का 1 हो गया। तो वी गॉट द आंसर, आंसर इज बी ओनली। 61 is related to impeachment and 152 is related to national इमरजेंसी प्रोविजन। तो अगर आप यू नो आप 20 25 आर्टिकल्स प्रिपेयर कर लोगे पॉलिटी के, तब भी आप पॉलिटी के क्वेश्चंस को कॉम्प्रीहेंड कर सकते हो, राइट। इसीलिए असाइनमेंट नंबर 1 इज रिलेटेड टू पॉलिटी। आप देखोगे ना, जो हमारा असाइनमेंट 1 है वो किससे रिलेटेड, पॉलिटी से। असाइनमेंट 4 जनरल साइंस से है। अगर आप असाइनमेंट मॉडर्न हिस्ट्री, हिस्ट्री का असाइनमेंट देखोगे, उसमें ज्यादा क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के इसीलिए हैं बिकॉज एग्जाम की डिमांड इस तरह की, राइट। तो इस सेशन में मुझे आपको यही समझाना था, हाउ टू कॉम्प्रीहेंड जीके ऑफ जनरल टेस्ट, और इस तरह के मैं और सेशंस भी लाता रहूंगा। I hope you like this video. See you soon in my next session. Till then, stay blessed, good luck, and have a nice day. And if अभी तक आपने हमारे एडुमेंटोर का चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ अपने अगले सेशन।